हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 12 के 9 चैप्टर के 90 एमसीक्यू। पर चैप्टर से हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप बिहार स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 क्लास 12 का सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सब कुछ दिया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना, जो आपको हम इस कंटेंट में आपको साथ में दे रहे हैं। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल हमने साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 का 16 चैप्टर एक वीडियो में 160 एमसीक्यू हमने कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर कल का वीडियो चेकआउट जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टोटल क्लास 12 में आपके 9 चैप्टर हैं और आज के वीडियो में हम टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जो कि पहला आपका चैप्टर है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक बुद्धि को इफेक्ट करता है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिक, पर्यावरण, शिक्षा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन आप चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। और उम्मीद है कि आप इसमें भी गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिए गए हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। ऐसे सवाल आप एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी सिमिलर ऑप्शन होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार है? ऐसे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। पहला ऑप्शन है संज्ञात्मक, भाषाई, तार्किक गणित, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हुए हैं। आठों का नाम मैंने एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का जब वीडियो कराया था, काफ़ी डिटेल में आपको आठों टाइप के नाम लिखाए थे और आठों को मैंने काफ़ी डिफाइन भी किया था। तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का हर चैप्टर से हमने टॉप 40 टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे यहाँ पर दे देता सोच या फिर आपका तार्किक सोच, यहाँ पर वर्ड इसमें ऑप्शन डी में शामिल कर देता तो आपका गलत आंसर हो जाता सोच। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक बुद्धि का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है समस्याओं को हल करना, दूसरों के साथ संबंध बनाना, वस्तुओं की पहचानना, या ऑप्शन डी है तर्क करना। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि मापन के लिए कौन सी परीक्षा उपयोगी होती है? ये सवाल को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो। पहला ऑप्शन है सीएटी, डब्ल्यूएआईएस, जीआरई, या ऑप्शन डी है एसएटी। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यूएआईएस। आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में डब्ल्यूएआईएस का फुल फॉर्म मुझे बताना है कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में सारे फुल फॉर्म आपको लिखवाए थे। आपको मुझे बताना है कि डब्ल्यूएआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप सब लोग टाइप करके बताना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि का परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? उम्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जब आपकी स्वास्थ्य अच्छी होती है खराब होती है, तो आपकी बुद्धि में परिवर्तन होते रहता है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे कि आईक्यू की गणना कैसे की जाती है।
आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है आईक्यू को निकालने का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक आयु बाई क्रॉमिक आयु इंटू 100, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है फिजिकल परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है, भावनात्मक बुद्धि में कौन सी क्षमता शामिल है? पहला ऑप्शन है अपने भावनाओं को पहचानना, दूसरों की भावनाओं को पहचानना, अपने और दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करना या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो सिर्फ आप ऑल ऑफ दिस याद मत रखिएगा कि ऑल ऑफ दिस आप आंसर टिक आउट करो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपको आसान क्वेश्चन इसे नहीं समझना है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को आपको रीड करना है, साथ में समझना भी है। ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन ऑल ऑफ दिस रखा है तो आपके एग्जामिनर सेम क्वेश्चन पूछेगा, सेम पैटर्न पे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन आपको लैंग्वेज को चेंज कर देगा और ऑप्शन चेंज कर देगा। सवाल सेम रहेगा, बस पूछने का तरीका बदल कर आप कन्फ्यूज हो सकते हो। इसलिए सिर्फ आपको आंसर जल्दी टिक आउट नहीं करना है, सारे ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है कि ऑप्शन में लिखा क्या हुआ है। तब जाकर आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे अपने एग्जाम की तैयारी को। सिर्फ अगर तुक्का मारने, अगर सिर्फ आंसर बताने आए हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको मेरे प्रैक्टिस सेट से। सारे ऑप्शन को आप रीड कीजिएगा, इसलिए मैंने इतना मेहनत करके आपको ऐसा कंटेंट बनाया है जिससे एनसीईआरटी आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, सेम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो सिर्फ ऑप्शन को टिक आउट मत करना, जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे पॉइंट का मतलब समझ कर तब जाकर आंसर आप टिक आउट करो। कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर देने की, आप लोग सारे पॉइंट को समझ कर, ऐसा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 5, 8, 10। देखो यहाँ पर हर किसी ने अलग-अलग वैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग-अलग प्रकार बताए हुए हैं। तो इसमें अगर जब तक किसी नाम का मेंशन ना किया जाए, तो आप किसी को नहीं कह सकते हो। जैसे कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं, गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। तो ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे आपके थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अलग-अलग बुद्धि के प्रकार बताए हैं। लेकिन सिर्फ़ आपसे अगर पूछा जाए बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 8। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जा सकते। जब भी बुद्धि से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, तो आपको थ्योरिस्ट का नाम दिया जाएगा कि किसके द्वारा कितने बुद्धि के प्रकार होते हैं। तो लेकिन आप सारे, मैंने ऑलरेडी आपको बुद्धि से पहले भी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में बुद्धि के मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आप इसे याद रखना कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं, जो कि गार्टर के हिसाब से इसका राइट आंसर बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 100 की अवधारणा में कौन सी बात शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि, आत्मसंदेह या ऑप्शन डी है आत्मसंतुष्टि। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मसंदेह। सेकंड क्वेश्चन, व्यक्तित्व के कितने आयाम होते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में बताए भी थे, व्यक्तित्व के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 5 या ऑप्शन डी है 6। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यक्तित्व का कौन सा दृष्टिकोण बाहरी व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साइकोडायनामिक, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी, मानवतावादी या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना और याद रखना, जो व्यक्तित्व का दृष्टिकोण होता है जो आपकी बाहरी दुनिया पे केंद्रित करता है वो है आपका व्यवहारवादी, ऑप्शन बी। व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? तो आपके वाटसन और स्किनर को माना जाता है व्यवहारवाद के जनक, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइसिंग के व्यक्तित्व के 3 आयाम कौन-कौन से हैं? मैंने व्यक्तित्व से रिलेटेड ऑलरेडी टॉप 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और आपको बताना है कि आइसिंग एक थ्योरिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के कितने 3 आयाम कौन-कौन से थे, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक इच्छाओं और वासनाओं के अनुसार कार्य करता है? ये सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ईद, ईगो, सुपर ईगो और ऑप्शन डी है स्व। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? पहला ऑप्शन है इंक बॉल टेस्ट, स्टेफन बाइनर टेस्ट, एमएमपीआई या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। इसमें आप गलती करोगे, अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड नहीं करते हो तो आप गलती कर सकते हो। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। क्यों ये होगा? क्योंकि आपसे व्यक्तित्व का मापन पूछ रहा है। बहुत सारे जो होते हैं व्यक्तित्व को ध्यान से नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि बुद्धि के बारे में पूछ रहा है और आंख बंद करके स्टैनफोर्ड बिनेट आंसर टिक आउट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार नाम सुना है स्टैनफोर्ड बिनेट का। बहुत जगह आंसर आपका स्टैनफोर्ड बिनेट सही रहता है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन को देखकर वो आंसर टिक आउट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, तब जाकर आपका इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। जो इंक बॉल टेस्ट है वो व्यक्तित्व का मापन करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मसम्मान का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है अपने प्रति समान, सेकंड ऑप्शन है दूसरों के प्रति समान आत्मनिर्भरता या ऑप्शन डी या आत्मनिर्णय। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अपने प्रति समान जो होता है, जो जब खुद के बारे में आप अपना आत्मसम्मान करोगे, उसका मतलब होता है आत्मसम्मान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व के विकास में कौन सा कारक काफ़ी महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, पर्यावरण, संस्कृति या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि रोस्चार्ज परीक्षण में कितनी इंक वॉल्ट होती हैं? 5, 10, 15 या ऑप्शन डी है 20। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को आंतरिक संघर्षों का परिणाम माना जाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, मानवतावादी, साइकोडायनेमिक या ऑप्शन डी है सकारात्मक। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम तो 12th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 9 चैप्टर। अगले वीडियो, क्योंकि आपका पेपर 20 जून को है, तो आज शायद 16 जून है और आपका 2 दिन आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि 19 को आप ट्रेवल करोगे तो आप शायद उस उतना कंप्लीट पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। तो 2 दिन तो आप जमकर पूरा मेहनत करना। तो इस 2 दिन में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कौन सा टॉपिक अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, सारे लोग कमेंट करना। जो भी कमेंट आप बताओगे मैं सारे टॉपिक्स को कवर करके टॉप 100 एमसीक्यू बनाने वाला हूँ। तो आप जल्दी से वीडियो खत्म होने के बाद सारे लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना टॉपिक्स, कि कौन सा टॉपिक्स आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। सारे टॉपिक्स आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी टॉपिक्स है सारे लोग कमेंट जरूर करना। इस 2 दिन में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग हम टॉप 100 क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो है आपके जीवन की चुनौतियों का सामना। तो इसका पहला क्वेश्चन, चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है तनाव का सबसे सामान्य कारण क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, पारिवारिक समस्या या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन से विधि तनाव प्रबंधन में काफी सहायक होती हैं? ध्यान, योग, समय प्रबंधन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। मैंने आपको बताया भी था, सिर्फ आपको आंसर आसान दिखते हुए आंसर डी टिक आउट नहीं कर देना है। बाकी आप क्वेश्चन को रीड करो कि विधि तनाव प्रबंधन में कौन कौन से चीज़ जो होती हैं सहायता होती हैं। तो ऐसे याद रखे कीजिए, ध्यान होता है, योग होता है और समय प्रबंधन होता है। ऐसे सवाल आपको लैंग्वेज को घुमाकर आपसे सवाल पूछ लेगा। क्वेश्चन जहाँ भी लेंदी हुआ आप उसमें फंस सकते हो। तो इसलिए आसान क्वेश्चन दिखते हुए जल्दी से आंसर टिक आउट मत करो। मुझे पता है कि इसका आंसर डी होगा और आप जल्दी आंसर डी टिक आउट कर दोगे, लेकिन आपको जल्दबाजी में सिर्फ डी टिक आउट पे फोकस नहीं करना है। आपको सारे ऑप्शन को ध्यान रखना है कि तीनों ऑप्शन आपके तनाव प्रबंधन में सहायक होते हैं। ऐसे करके आप याद जब रखते हो तो आपको किसी भी
तनाव प्रबंधन से कोई भी सवाल, अगर कितना भी लेंथी सवाल आपके एग्जाम में पूछ ले, आप आसानी से आंसर कर पाओगे। मेरा जो बताने का, मैं जो जो प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का, आई होप कि आप वो समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ आप आंसर पे ध्यान मत देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तनाव किस प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है? जब आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस में आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे हृदय रोग होते हैं, बहुत सारे हार्ट अटैक आ जाते हैं, मानसिक रोग होता है, उसमें आपका फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है। तो ये सारे आपके रीजन हो सकते हैं जब आप स्ट्रेस लेते हो, इसलिए कभी भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। लेकिन ये नेचुरल है, आप कितना भी कोशिश कर लो स्ट्रेस होता ही। जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा तो आपको कितना भी कोई कह दे कि फ्री माइंड रहो, एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा, आप कूल रहो, लेकिन ये नेचुरल होता है। लेकिन आप उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो आप अपने तैयारी को कंप्लीट करके। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। संकट के कितने प्रकार होते हैं? दो, तीन, चार या ऑप्शन डी या पांच? तो याद रखिएगा संकट के आपके तीन प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है उचित पोषण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद या ऑप्शन आपका डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आत्म संवेदनशीलता किस प्रकार की प्रक्रिया है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना। पहला ऑप्शन है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या ऑप्शन डी है भावनात्मक। तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी होती है? पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जीवन में कितनी भी चुनौती आ जाए उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना और टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट से ही एग्ज़ाम देने जाना। कोई भी, सबसे पहले आप एग्ज़ाम देने बैठो ज़्यादा बोल चाल मत करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे गपशप करने लगते हैं। मेरा मानना है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठने जाते हो ज़्यादा गपशप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड काफ़ी डाइवर्ट होता है। उस टाइम आप मन को काफ़ी शांत रखना, जितना शांत रहोगे, जितना कम बात करोगे, मेरे अकॉर्डिंग उतना बेटर रहता है पेपर देने के लिए। क्योंकि आप बात पेपर देने से पहले जब आप ज़्यादा बातचीत करते हो, गपशप मारते हो, तो आपका माइंड जो होता है वो काफ़ी कूल, मतलब एकदम शांत हो जाता है, काफ़ी रिलैक्स मोड में चल जाता है। इसलिए आप खुद को शांत रखना, पानी पीना, आराम से कूल डाउन रहना, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट से एग्ज़ाम देने बैठना, आप 100% क्वालीफाई करोगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप जितना शांत रहोगे उतना आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, समायोजन विकार किससे संबंधित माना जाता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या ऑप्शन डी है भावनात्मक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक समायोजन। क्वेश्चन नंबर 9, तनाव कम करने के लिए कौन सी गतिविधि सहायक नहीं है? ध्यान, शराब का सेवन, योग या ऑप्शन डी है समय प्रबंधन। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं तो शराब पीने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप शराब भी पियो, चाहे कुछ भी करो, आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा जब तक स्ट्रेस का आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो। इसलिए ड्रिंक करना भी काफ़ी आपके लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा तकनीक संकट प्रबंधन में काफ़ी इफेक्टिव होती है? ध्यान, ध्यान मुद्रा, तनाव अवकाश या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन इसका डी राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। चैप्टर 4 है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार। चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विकारों को पहचानने के लिए कौन सा मैनुअल उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, इसलिए टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है DSM, ICD, WHO या ऑप्शन डी है APA। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, DSM। सिजोफ्रेनिया का मुख्य लक्षण क्या है? सिजोफ्रेनिया मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था
कि जो सिजोफ्रेनिया से ऐसे लोग जो इससे ग्रसित होते हैं उनके अंदर भ्रम की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाइपोलर विकार में क्या होता है? निरंतर अवसाद, चिंता और भय, उन्माद, अवसाद का परिवर्तन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो भी डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर उन्माद और अवसाद में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पीटीएसडी का फुल फॉर्म क्या है? मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में पीटीएसडी का फुल फॉर्म बताया हुआ है, आप उसे याद रखिएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जुनूनी बाध्यकारी विकार जिसे आप ओसीडी के नाम से जानते हो उसका लक्षण क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है दोहराव विचार और उनके क्रियाएं, अवसाद, भय या ऑप्शन डी है उदासीनता। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व विकार का एक उदाहरण क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि व्यक्तित्व विकार का एक उदाहरण आप किसे मानते हो। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप जाकर कमेंट बॉक्स में मैंने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, चाहे आपके वैकेंसी हो, चाहे आपका कोई अपडेट हो या फिर क्लास का कोई नए अपडेट टाइमिंग हो, सब कुछ यहाँ पर आपको अपडेट न्यूज़ पहले मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अवसाद के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आपसे यहाँ पर शामिल नहीं है पूछा गया है। तो क्वेश्चन इसका 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उन्माद। चिंतित विकारों का कारण क्या हो सकता है? आपकी आनुवंशिकता, मस्तिष्क रसायन शास्त्र, तनावपूर्ण घटनाएं या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, चिंता विकारों में आपकी ऐसा भी होता है कि हेरिडिटी होती है, आपका जो जीन्स होते हैं फैमिली में ऐसा बहुत सारे होते हैं। अगर आपके पापा ज़्यादा सोचते हैं तो उसका कुछ क्वालिटी आपके अंदर भी आता है कि आप भी ज़्यादा सोचने लगते हो। ये सब कुछ आपके आनुवंशिकता से भी होता है और आपके मस्तिष्क रसायन शास्त्र और तनावपूर्ण घटनाएं से। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आघात के बाद तनाव विकार जिसे पीटीएसडी किस घटना से संबंधित माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक तनावपूर्ण और आघातकारी घटना की वजह से पीटीएसडी से घटना से संबंधित इसको किया जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उपचार अवसाद के लिए उपयोगी है? सीबीटी, ईसीटी, दवाएं या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला चैप्टर है आपका थ्योरेमेटिक अप्रोच, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिकित्सीय दृष्टिकोण। पहला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण उपचार का मुख्य उद्देश्य किसे मानते हो? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीबीटी का फुल फॉर्म कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, ऑप्शन ए। ऐसे ऑप्शन में आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सिमिलर दिखे, आपको कंफ्यूज हो कि कौन सा ऑप्शन सही हो, कौन सा गलत होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखना, जिसे आप लगातार देखते रहोगे तो आप उसे एक पॉइंट से पहचान पाओगे कि हाँ ऐसे पॉइंट में इसका फुल फॉर्म ये होगा। तो जो भी सिमिलर ऑप्शन दिखे आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवहार चिकित्सा में कौन सी तकनीक उपयोग होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, अवरोधक या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मानवतावादी चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, अवचेतन का विश्लेषण, व्यवहार सुधारना या ऑप्शन डी है भावनाओं को व्यक्त करना। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि जोसेफ वोल्फ ने किस उपचार की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना और याद रखना क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जो मैंने कल का वीडियो क्लास 11 के टोटल 16 चैप्टर कराए हुए हैं और आज क्लास 12 का 9 चैप्टर, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना। मैं आपको यही कहूँगा कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा उपचार तकनीक अवसाद में काफ़ी इफेक्टिव होती है। पहला ऑप्शन है सीबीटी, समूह चिकित्सा, आर्ट थेरेपी या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीबीटी। कौन सी चिकित्सा तकनीक पीटीएसडी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईएमडीआर, ऑप्शन बी। बच्चों के लिए कौन सी चिकित्सा सबसे उपयुक्त है। खेल चिकित्सा, मनोविश्लेषण, सीबीटी या ऑप्शन डी है ईसीटी। तो याद रखिएगा बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है खेल चिकित्सा। खेल से उनके अंदर बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल विकसित होता है, इसलिए उनको खेल चिकित्सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा तकनीक फोबिया के उपचार में काफ़ी इफेक्टिव है। बहुत सारे आपने रोग देखा हो जो काफ़ी फोबिया से ग्रसित होते हैं, जैसे कि कुत्ते से डरना, बिल्ली से डरना, ऊंचाई से डरना। ऐसे लोग फोबिया के शिकार माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि फोबिया के लिए सबसे इफेक्टिव उपचार कौन सा है। अवरोधक अनुशासन, प्रणालीबद्ध विखंडन, दवाएं या ऑप्शन डी है अवलोकन। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पारिवारिक चिकित्सा में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक संबंध और संचार या ऑप्शन सी है व्यवहार परिवर्तन या ऑप्शन डी है मानसिक प्रक्रियाएं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण का मुख्य घटक किसे आप मानते हो। संज्ञानात्मक, भावनात्मक या ऑप्शन सी है व्यवहारात्मक या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सामाजिक पहचान का क्या मतलब है। व्यक्तित्व का आत्मनिर्धारण, ऑप्शन बी है समूह की पहचान, सामाजिक मान्यताएं या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि सामाजिक पहचान के लिए समूह की पहचान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब भी आप जल्दबाजी में आंसर टिक आउट करोगे, आपको लगेगा अरे कितना आसान क्वेश्चन है, इसे जल्दी टिक आउट करो, आगे बढ़ो। यकीन मानो आप उसी में गलती आंसर करके आओगे, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हो और आपको लगता है कि इसका आंसर यही होगा। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो इतना गधा नहीं है, उसको भी पता है कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसे ट्रिकी ऑप्शन देगा जिसमें आप ध्यान ना देकर उसमें गलती कर जाओगे। इसलिए आसान क्वेश्चन को भी आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे और ऑप्शन को भी सारे ऑप्शन को रीड करके ही आंसर टिक आउट करोगे। किसी भी आंसर में जल्दबाजी आंसर टिक आउट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टिकोण परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध माना जाता है। संतुलन सिद्धांत, अधिवेशन सिद्धांत, सामाजिक तुलना सिद्धांत या ऑप्शन डी है आत्मनियंत्रण सिद्धांत। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्म अवधारणा का क्या अर्थ है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान या ऑप्शन डी है आत्म नियंत्रण। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। समूह की सोच का क्या तात्पर्य है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, समूह का निर्णय प्रक्रिया में सामंजस्य। अगला क्वेश्चन, सामाजिक मान्यता का क्या महत्व है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा सामाजिक मान्यताओं में समाज सम्मान पाना, समूह में मान्यता प्राप्त करना और उनकी भूमिका निभाना, ये सारे आपके ऑप्शन के महत्व माने जाते हैं सामाजिक मान्यता में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रवैये का मापन कैसे किया जाता है।
सर्वेक्षण से, साक्षात्कार से, प्रश्नावली से, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आत्मसम्मान का क्या तात्पर्य है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि आत्मसम्मान की का तात्पर्य स्वयं के प्रति सम्मान माना जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, स्वयं के प्रति सम्मान। सामाजिक पुनः प्राप्ति का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है समूह के लिए योगदान, समूह में पुनः प्रवेश, सामाजिक संबंधों का पुनः स्थापन, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर डी आपका गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक तुलना का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है अपने और दूसरों के बीच तुलना, समूह के सदस्यों के बीच तुलना, सामाजिक स्तर पर तुलना, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस एक ऐसा ऑप्शन माना जाता है जिसमें आप लालच में आकर आंसर टिक आउट करते हो और गलती हो जाता है। तो इसलिए आंसर डी टिक आउट करने से पहले आप एक बार सोच कर टिक आउट करना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आपको फंसाने के लिए भी दिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने और दूसरों के बीच तुलना। अगला चैप्टर है आपका सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक प्रभाव का एक उदाहरण आप किसे मानते हो? पहला ऑप्शन है अनुरूपता, ऑप्शन बी है आज्ञाकारिता, सामाजिक नियंत्रण, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मिलग्राम के प्रयोग का मुख्य विषय क्या था? अनुरूपता, आज्ञाकारिता, सामाजिक तुलना, या ऑप्शन डी है सामाजिक पहचान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सामाजिक मंथन किससे संबंधित है? आपने देखा होगा सामाजिक मंथन एक समूह की जो आपकी ग्रुप होती है उसका थिंकिंग को सामाजिक मंथन कहा जाता है, जहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उनकी समूह की सोच को सामाजिक मंथन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुरूपता किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? व्यक्तिगत, समूह, सामाजिक, या ऑप्शन डी है व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक पहचान का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। पहला ऑप्शन है मिलग्राम, टचफेल, ऑप्शन सी है एस, या ऑप्शन डी है आपका बंडूरा। तो याद रखिएगा सामाजिक पहचान का सिद्धांत के प्रतिपादन आपके तजफेल को माना जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उपकरण किसे आप मानते हो? नियम और कानून को, समूह के नियम, सामाजिक मान्यताएं, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, समूह ध्रुवीकरण का क्या तात्पर्य है? समूह के सदस्यों को एकमत होना, समूह के विचारों को ध्रुवीकृत होना, समूह के सदस्यों के बीच मतभेद, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो समूह ध्रुवीकरण का मतलब होता है समूह के विचारों को ध्रुवीकृत होना, ऑप्शन बी। सामाजिक सीख का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक तुलना सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत, पहचान सिद्धांत, या ऑप्शन डी है सीख सिद्धांत। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समूह में डिसीजन लेने का क्या लाभ है? विशेष दृष्टिकोण का समावेश, समूह सामंजस्य, सामाजिक समर्थन, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अल्पसंख्यक प्रभाव से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पसंख्यक विचारों का प्रभाव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 है साइकोलॉजी एंड लाइफ, मनोविज्ञान और जीवन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला क्वेश्चन है, अरे यार, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, पर्यावरण का अध्ययन, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान का क्या योगदान है? शिक्षा, परामर्श, जागरूकता, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी।
तो आपने देखा होगा सामाजिक जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें मनोविज्ञान का शिक्षा, परामर्श, जागरूकता इस सब का योगदान माना जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यावरण में प्रदूषण कौन से प्रकार हैं? तो काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? तो जब भी आपका जनसंख्या बढ़ता है उसमें संसाधनों में कमी होती है, एनवायरमेंट प्रदूषण होता है, आर्थिक बोझ होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि काफी आसान क्वेश्चन थे। इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, मानव व्यवहार और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किस शाखा में माना जाता है? सामाजिक मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान, जैव विज्ञान या ऑप्शन डी है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? मतलब आप जो पर्यावरण है उसे आप कैसे बचा सकते हो, आपको ये बताना है। तो उसके लिए आपको पुनर्चक्रण, वृक्षरोपण और ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण हो सकते हैं? तो जलवायु परिवर्तन के लिए आप प्रदूषण जो है उसके वजह से भी हो सकता है, और आपके वनस्पति में कमी और औद्योगिकरण के सारे ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण समस्याओं को सामना करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण आवश्यक है? तकनीक, आर्थिक, सामाजिक या ऑप्शन डी है समग्र। इसमें उम्मीद करता हूँ आप मैक्सिमम लोग गलती करोगे अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड नहीं करते हो तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समग्र। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण संरक्षण में कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधनों का टिकाऊ उपयोग कैसे किया जा सकता है? उनके संरक्षण से, पुनर्चक्रण से, जागरूकता बढ़ाकर या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो संसाधनों का टिकाऊ तब उपयोग किए जा सकते हैं जब आप ये सारे ऑप्शन को फॉलो करोगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का लास्ट चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स है डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल। पहला क्वेश्चन, सक्रिय सुनने का क्या तात्पर्य होता है? जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो उसका क्या तात्पर्य होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ध्यानपूर्वक सुनना, प्रतिक्रिया देना, सार्थक प्रश्न पूछना या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। परामर्श का मुख्य उद्देश्य किसे आप मानते हो? तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कौन सी तकनीक इफेक्टिव संचार के लिए आवश्यक मानी जाती है? स्पष्टता, संक्षिप्त, सहानुभूति या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौशल विकास के लिए कौन सा तरीका काफी इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन है अभ्यास, परिवर्तन, प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। कोई भी आप स्किल सीखते हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, उसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका होता है आपका रिवीजन। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आप थ्योरी ना छोड़कर सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आपका काफ़ी ज़्यादा जो भी आपने अभी तक इस 2 से 3 महीने में आपने पढ़ा है उसे आप रिकॉल करो, उसे रिवीजन करो, जिससे आप बेटर अपने तैयारी को कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नया पढ़ते जा रहे हो और पुराने को आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। इसलिए अभी तक आपने जितने भी कंटेंट पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल कीजिए कि आपने कितने और कितने आपको याद हैं, जिससे आप बेटर पेपर को आप दे पाओगे। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी तकनीक तनाव प्रबंधन में सहायक होते हैं? तो तकनीक आपके जो तनाव में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो आपका योग, ध्यान और समय प्रबंधन। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि आत्म जो जागरूकता होता है उसका मतलब होता है अपने विचारों और अपने इमोशन का ज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य आप किसे मानते हो? समस्या का निदान, व्यक्ति की क्षमताओं का मूल्यांकन, उपचार योजना बनाना या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिकता का गुण क्या होना चाहिए? इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है।
तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौशल विकास में कौन सी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है? शिक्षण, अभ्यास, परीक्षण या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि कौशल विकास, उसके लिए आपका शिक्षण करना, आपका अभ्यास और आपका परीक्षण, ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लाइफ में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन 10 से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगले इस 2 दिन में जिनका पेपर 20 जून को है, इस 20 जून से पहले 17, 18 को आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो, सारे लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद टॉपिक्स मेंशन करना। सारे टॉपिक से हम टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट हो, चाहे आपको लगता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स का नाम शेयर कीजिएगा। उस टॉपिक्स पे हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ेक्टिव नेतृत्व के लिए कौन-सा गुण आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है सहानुभूति, आत्मविश्वास, संवाद कौशल या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी के 9 चैप्टर खत्म होते हैं। आज के वीडियो में हमने टोटल 90 क्वेश्चन सॉल्व किए। कल का वीडियो क्लास 11 में हमने 16 चैप्टर और 160 एमसीक्यू किया था। तो कल का वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि वो वीडियो कल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर चेकआउट करना। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होंगे। आपको कोई भी टीचिंग रिलेटेड वैकेंसी आती है, कोई भी न्यूज़ अपडेट होती है या कोई भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी आपके सब्जेक्ट वाइज़ कोई भी वीडियो आती है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी बीपीएससी 3.0 या 4.0 स्टेट आने वाले स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी से आप तैयारी करते हो तो आप जाकर अच्छे से एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट कर पाओगे। उसके लिए आप लोग को प्रॉपर नोट्स दिया जा रहा है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, एनसीईआरटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका बेस है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे करा चुका हूँ, आप जाकर वो भी वीडियो देख चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर वाइज़ आपको मिलेगा क्लास 11, क्लास 12 का, और साथ में आपको टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब कुछ मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में और कैसे आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ, बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपना प्यार हमें बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।